नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आसूभाई गुरुजी गैंग रेप केस के मामले में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर शिकायतकर्ता लड़की और उसके साथियों के खिलाफ एक्सटॉर्शन डिमांड की एफआईआर दर्ज कराने और सीबीआई से जांच कराने की मांग। आसूभाई गुरुजी पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली उस लड़की ने CPWD के 2 उच्च अधिकारियों पर भी कराया एक और गैंग रेप का मुकदमा दर्ज। दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सीबीआई से जांच कराने हेतु की गई मांग। अधिवक्ता विशाल चोपड़ा व उनकी टीम ने दायर की याचिका में अधिवक्ता विशाल चोपड़ा द्वारा बताया गया कि हाई प्रोफाइल लोगों पर झूठे रेप के मुकदमे दर्ज कराकर लड़की और उसके साथी साजिश के तहत करते हैं संगठित तरीके से करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन का काम। याचिका में अधिवक्ता विशाल चोपड़ा द्वारा दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के उच्च अधिकारी DCP राम गोपाल नायक के खिलाफ लगाए गए संगीन आरोप व उसके एजेंट राम नरेश वर्मा शिकायतकर्ता लड़की का साथी द्वारा आसूभाई गुरुजी केस में 7 करोड़ रुपए बतौर एक्सटॉर्शन मनी मांगने के लिए लगाए गए आरोप। राम नरेश शर्मा द्वारा दाती महाराज रेप केस को रुपया 13 करोड़ रुपए लेकर बिना अरेस्ट चार्जशीट दाखिल करने की डील कराने हेतु की गई बात का भी किया गया खुलासा। याचिका में शिकायतकर्ता लड़की के साथी राम नरेश शर्मा, जिसने अपने आप को DCP राम गोपाल नायक का एजेंट बताया कि 50 से ज्यादा रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप चैट को लगाया गया जिसमें खुलेआम 7 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की जा रही है। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर रिट याचिका की सुनवाई करते हुए 16 फरवरी 2021 को पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच को 2 हफ्ते के अंदर उपरोक्त सभी आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। गौरतलब हो कि जिस लड़की ने आसूभाई गुरुजी उनके बेटे समर व उनके दोस्त सौरभ व उनके मैनेजर रविशंकर खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था, उसी लड़की ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के 2 उच्च अधिकारियों पर भी गैंग रेप का एक और मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों अधिकारियों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि लड़की के बयानों में झोल पाया गया। आसूभाई गुरुजी की तरफ से अधिवक्ता विशाल चोपड़ा ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया और सीबीआई एजेंसी से जांच कराने और शिकायतकर्ता लड़की और उसके साथियों पर FIR दर्ज कराने की मांग उठाई है। याचिका में लड़की को बड़े लोगों के खिलाफ झूठे रेप के मुकदमे दर्ज कराकर करोड़ों रुपए ऐंठने का आदि बताया गया है। आसूभाई गुरुजी के केस में जांच कर रही दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं और इस मामले में 7 करोड़ रुपया एक्सटॉर्शन मनी राम नरेश शर्मा द्वारा मांगने का आरोप भी लगाया गया है। आसूभाई गुरुजी उर्फ आसिफ खान, उनके बेटे समर खान, मैनेजर रविशंकर व बिल्डर सौरभ कुमार के खिलाफ 8 सितंबर 2019 को हौज खास थाने में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ही की थी। फिलहाल आसूभाई के अलावा सभी आरोपी इस मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। अधिवक्ता विशाल चोपड़ा की तरफ से दायर याचिका में बड़ा खुलासा करते हुए कहा गया कि जिस मोबाइल नंबर से राम नरेश शर्मा नाम का व्यक्ति, जो अपने आप को DCP क्राइम राम गोपाल नायक का एजेंट बताता था, वो आसूभाई के सहयोगी शिव कुमार से रिश्वत के 7 करोड़ रुपए मुकदमा खारिज करवाने के लिए मांग रहा था और उस मोबाइल नंबर से राम नरेश शर्मा ने शिव कुमार को बताया था कि दाती महाराज के मुकदमे में भी 13 करोड़ रुपए की रिश्वत के लेकर दाती महाराज को गिरफ्तारी से बचाया गया था। राम नरेश शर्मा ने शिव कुमार के साथ जिस मोबाइल नंबर से उपरोक्त सारी बातें और पैसे की डिमांड की थी, उस मोबाइल नंबर को CPW के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज केस में लड़की ने अपने खुद का मोबाइल नंबर बताया है, जिससे साबित हो जाता है कि राम नरेश शर्मा और शिकायतकर्ता लड़की दोनों साथी हैं। लड़की ने दूसरा केस मंडावली थाने में जून 2019 में दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। रिट याचिका में आसूभाई के मामले में 7 करोड़ रुपए मांगने संबंधी सभी फोन रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट को भी संलग्न किया गया है और उस मोबाइल नंबर से संबंधित सारे सबूत पेश किए गए हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि इस पूरे प्रकरण की पहले से पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई जांच नहीं की गई क्योंकि इस पूरे प्रकरण में क्राइम ब्रांच के उच्च अधिकारी DCP राम गोपाल नायक का नाम आ रहा है। और याचिका में भी बताया गया है कि किस तरीके से संगठित तरीके से एक गैंग बनाकर प्रभावशाली लोगों के खिलाफ झूठे रेप के केस दर्ज कराकर करोड़ों रुपए मांगने का चलन चल रहा है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 2018 में वो मामला दर्ज होता है और रोहड़े के आश्रम में वो महिला बता रही है, वहाँ उसके रजिस्टर में उसकी एंट्री मिलती है। तो इस थ्योरी को कैसे नहीं, आप थोड़े फैक्ट्स गलत हैं आपके पास, थोड़े से मैं थोड़ी आपको नॉलेज देता हूँ। वो महिला हमारे खिलाफ लगाई गई एफआईआर के अंदर ये कहती है कि 2008 में मैं आशु गुरुजी के पास अपनी बच्ची का इलाज कराने गई थी। आप सब जानते हैं, ये मीडिया फिगर हैं, कम से कम 20 साल से चैनल पे आते हैं और रोनी वाला जो आश्रम है इनका,
उस आश्रम के अंदर से लेके और हौज खास वाले आश्रम तक आज तक सिर्फ ज्योतिष का काम किया जाता है। ये ज्योतिष का काम करते दुनिया जानती है। लेकिन वो लड़की ये अपने आरोप देती है कि मैं अपनी बच्ची का इलाज कराने गई, उनके पैरों पे ये तेल डालते थे, पैर लाल हो जाते थे और उसके बाद उसको आराम आ गया। ठीक है, बच्ची के कपड़े उतारते थे, ये करते, इलाज करते, लेकिन मेरी बच्ची को आराम आया। कोई सेक्सुअली असॉल्ट की बात तब नहीं करती कि बच्ची के साथ। उसके बाद कहती है कि 2013 में दिवाली वाले दिन मैंने कहा कि मैं थैंक्स करने के लिए डब्बा देने चले जाऊँ। भाई दिवाली 2009 में भी आई, 10 में भी आई, 11 में, 12 में, 13 में, सब में आई। और रोनी वाले आश्रम में ये सुबह 4 बजे बैठते थे और तब कहती मैं 4 बजे ही गई। और उस टाइम पे मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दिया गया, नशीली दवाई थी, मैं बेहोश हो गई, होश में आई, ऐसा हुआ। मैंने देखा, मेरी न्यूड पिक्स बनाई, मुझे ब्लैकमेल किया। तब से लेके मैं 2017 तक इनका विक्टिम रही और मेरे साथ दुष्कर्म होता रहा। इनके बेटे ने बहुतों के नाम लिखती है, जिसका नाम लिखती है लिखती जाती है। मुझे ब्रूटली मारा गया। फिर मैं होली वाले दिन गई। होली वाले दिन जाने के बाद मुझे वहाँ पे 7-8 लोग थे, उन्होंने ब्रूटली पीटा। मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रायल का पार्ट है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से उसको आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2008 से लेके और 2017 मार्च, होली वाले दिन 2013 मार्च की होली थी 2017 के अंदर, उस तक वो अपना मोबाइल नंबर तक नहीं बताती, मोबाइल नंबर तक नहीं बताती। और चार्जशीट के अंदर में कई मोबाइल नंबर नहीं है। 2017 के बाद कहती है मैंने वो सिम तोड़ दी, मैंने नई सिम ली और मैंने कहा मैंने आज के बाद उनके पास नहीं जाना। भाई एक औरत के साथ 8-9 साल तक ऐसा हो रहा हो तो उसने एफआईआर क्यों नहीं करवाई, कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? और यही मोडस ऑपरेंडी दूसरी वाली एफआईआर के अंदर है। आप इस बात को समझे, अगर किसी लेडी के खिलाफ, मैं कहता हूँ चलो उस लेडी के साथ जो भी कुछ हुआ वो ट्रायल का पार्ट है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ये बताएं कि अगर एक लेडी को ये पता है कि मुझे 10 साल बाद एक एफआईआर करवानी है, सितंबर 2018 में मुझे जाना है और मुझे एक एफआईआर दर्ज करानी है और हर प्रोसीडिंग में पहुंचना है, 164 की स्टेटमेंट देनी है, हम एप्लीकेशन लगाते हैं, हमारे खिलाफ कोर्ट में आना है और झूठी कंप्लेंट देने की हम तो धमकी दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, मीडिया में आना है, उसको ये पता है मीडिया में बोलना है। तो उसको ये नहीं पता कि जब उसके साथ दोबारा मई 2019 के अंदर में ये जो एफआईआर करवाने जा रही है वो दुष्कर्म हो रहा, तो उस टाइम 100 नंबर की कॉल उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। वो एक हफ्ते बाद रिटर्न कंप्लेंट लेके जाती है, वही मोडस ऑपरेंडी, रिटर्न कंप्लेंट, 4 दिन बाद 164 की स्टेटमेंट और कंप्लेंट में इतना सा वर्जन 164 को इलेबरेट कर देना, बढ़ाता जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, उसके अंदर ये भी शामिल कर, वो भी शामिल कर, वो भी शामिल कर। ये कानून को अच्छी तरह से जानने वाली लड़की है। इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहे हैं, जैसे हैचिंग कॉन्स्पिरेसी माइंड सेट्स हैं, इनके अंदर में पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है और ये जो सिस्टम है वो पूरे का पूरा एक सिंडिकेट वर्क की तरह काम कर रहा है। आप ये समझिए कि उस लेडी के खिलाफ जब दूसरी बार ये वारदात होती है तो उसने 100 नंबर की कॉल क्यों नहीं की। आपको और बताता हूँ, जो उसने वहाँ पे मुलजिम बनाए वो दोनों के दोनों आदमी आज तक जेल में नहीं गए क्योंकि वो पब्लिक फिगर नहीं थे। उनके खिलाफ फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई और एंटीसिपेटरी बेल हुई। पहले मुलजिम की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, और सेकेंडली जो आदमी था उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया क्योंकि वो हाई ग्रेड ऑफिसर है, उसको पंचिंग कार्ड मिलता है जॉब का। जिस टाइम ये बताती थी उस टाइम उसकी ऑफिस की लोकेशन आई, उसकी विदाउट चार्जशीट दाखिल हुई है। और देखिए वो लड़की सिमिलर टाइम पे 9 महीने बाद एफआईआर करवाती है, यहाँ भी आ रही है और वहाँ भी जा रही है, ना तो इसको बता रही है ना उसको बता रही है। हमारे लिए मैटर बताती है मेरे घर वाले एडवोकेट है, वहाँ बताती है बेरोजगार है। और मोबाइल नंबर का खेल देख लिया आपने कि उसी मोबाइल नंबर को अपना बताती है। इनको पता नहीं था कि ये दूसरी वाली एफआईआर हमारे हाथ लग जाएगी, ये एफआईआर हमारे पास लगी और उस नंबर का खुलासा हो जाएगा। जब से पता लगा है तब से इनके पास लगातार दबाव है, लगातार दबाव है कि आप इस चीज़ को हटा दो, इस चीज़ को मत लेके आओ रिकॉर्ड में, क्यों लेके आ रहे हो। लेकिन आज 20 महीने की नाजायज एक झूठे केस के अंदर में कस्टडी काटने के बाद एक इंसान अगर ये पैसा दे देते तो आज हम आप लोगों के सामने नहीं होते। अभी ये दबाव कौन बना रहा है कि अभी भी कॉल्स आ रही है? देखिए
वो अभी थ्रेडिंग की कॉल्स आनी है, डायरेक्ट नहीं आती तो इनडायरेक्ट आती है। मैसेज आता है, अब इन्होंने अपने ऑफिस में बैठना शुरू कर दिया तो वहाँ पे कोई ना कोई किसी ना किसी मैसेज के थ्रू मैसेज आता है कि आप छोड़ दो, क्यों पुलिस से पंगा ले रहे हो, क्यों उससे ले रहे हो, आप अपने मैटर को निपटा लो। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर 20 साल की 20 महीने की इन्होंने जेल काटी, अगर ये पहले ही उनकी बात को मान लेते तो लोगों को यही लगता ये केस एक्सेप्शनल केस है और इसके थ्रू पूरी सोसाइटी में मैसेज जाएगा कि किस तरह से लोग जो हैं इसका एक बना के पूरा सिंडिकेट का मिसयूज ऑफ लॉ है और किस तरह से पूरे ट्यूटेड की जाती हैं और कैसे नेक्सस से एक बड़े पैर के लोगों को फंसाया जाता है और उसे पैसे एक्सटॉर्ट किया जाता है। These are very serious allegations.